वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो आज के हमारे क्वेश्चंस रहने वाले 751 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिए, विच रिसेप्टर्स टाइप डायरेक्टली रेगुलेट्स जीन ट्रांसक्रिप्शन आफ्टर एक्टिवेशन। सक्रिय होने के बाद कौन सा रिसेप्टर सीधे जीन ट्रांसफ़र को नियंत्रित करता है। तो जीन ट्रांसफ़र से बात आ गई, जीन्स कहाँ होते हैं आपको, अगर आप ऐसे करना चाहें, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था तो फिर भी अगर आपको करना है, आपका पहले पढ़ा हुआ है तो ठीक, आप टिक कर देंगे। अगर नहीं पता था तो उन स्टूडेंट्स के लिए बताऊँ, है ना, घबराने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सब आ जाएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जीन कहाँ होते हैं, जीन कहाँ होते हैं आपके सेल के अंदर, ठीक है ना। सेल में कहाँ होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर, है ना, आपका जो केंद्रक होता है उसके अंदर होते हैं। जीन में जेनिक मटेरियल में क्या होता है, डीएनए आरएनए के अंदर ही आपके जीन्स स्थित होते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो इसका सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर सी, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, एफिनिटी ऑफ, चलो क्वेश्चन खोलता हूँ। एफिनिटी ऑफ ए ड्रग रेफर्स टू, किसी दवा की एफिनिटी का अर्थ क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया, एबिलिटी टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम इफेक्ट, ना एबिलिटी टू बाइंड विद ए रिसेप्टर्स, उसी को क्या बोला गया आपका, एफिनिटी। तो ऑप्शन नंबर भी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक कैसे होगा कि एफिनिटी क्या है, वह एबिलिटी जो उस ड्रग को कहाँ बाइंड कर दे, उसके रिसेप्टर्स पे बाइंड कर दे। मान लीजिए आपकी मैंने मस्कुल ये एनएम ब्लॉकर ड्रग दी, आपको कौन सी ड्रग दी मैंने, एनएम ब्लॉकर ड्रग दी। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, ये जो ड्रग हैं ये कहाँ जाएंगी, जो आपके एनएम रिसेप्टर हैं, न्यूरोमस्कुलर जो रिसेप्टर्स हैं, वहाँ जाके उसके ऊपर कितने अमाउंट में बाइंड हो पा रही है, वही उसकी एफिनिटी होती है। मान लीजिए आपने 100 रिसेप्टर्स पे बाइंड होनी थी जाके ड्रग, और हुई 80 रिसेप्टर्स पे, आपसे पूछ ले कि उसकी एफिनिटी कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, उसकी एफिनिटी कितनी होगी उस ड्रग की, 80 हो गई। ठीक है, तो वही चीज़ जो उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है, उसी को उस ड्रग की क्या बोली जाती है, आपकी एफिनिटी बोला जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, एफिनिटी हो गया, एफिकेसी हो गया, जो कल मैंने बताया था इडियोसिनक्रेसी हो गया, टैकीफाइलेक्सिस हो गया। ठीक है, जो इसमें पढ़ा रहा हूँ ना मैं क्वेश्चन, जो कल 50 क्वेश्चंस डाले हैं, वो 50 के 50 क्वेश्चंस और जितने आगे डालूंगा सब इम्पोर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ के एग्ज़ाम में जा सकें, या एक ऑप्शन भी ऐसा नहीं है जिसको आप भूल के ऑप्शन आपका एग्ज़ाम में जा सकें। इतना आता है ये तो आपके लिए नेसेसरी है। इतना जो 4000 क्वेश्चन हो जाएंगे लास्ट तक, वो आपको आएंगे तो वो आपके लिए नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तभी आप एग्ज़ाम में कॉम्पीट कर पाओगे, वरना मुश्किल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला है 753 आपका, विच स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एफिकेसी इज़ करेक्ट। एफिकेसी के बारे में कौन सा कथन सही है। ऊपर मैंने बताया था आपको एफिनिटी, ठीक है, अब आ गई आपकी एफिकेसी। तो एफिकेसी के बारे में कौन सा कथन ठीक है, फर्स्ट है, इट डिपेंड्स ओनली डोज, ना डोज भी डिपेंडिंग, इट रिप्रेजेंट रिसेप्टर्स एफिनिटी ओनली, ना ये भी बात ठीक नहीं है। अगला आपका कुछ इस प्रकार है, इट इंडिकेट्स द मैक्सिमम रेस्पॉन्स ए ड्रग कैन प्रोड्यूस। ठीक है, वो ड्रग क्या मैक्सिमम रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, है ना, इंडिकेशन देती है, वही क्या कहलाती है, उस ड्रग की एफिकेसी कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो एफिनिटी और एफिकेसी बहुत बार पूछे हुए दोनों क्वेश्चन से। ठीक है, एक फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, भाई बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है वो, ठीक है, याद रखना उसको। 754, ए कॉम्पिटिटिव एंटी एगोनिस्ट प्रोड्यूस विच चेंजेस इन द डोज रेस्पॉन्स कर्व। कॉम्पिटिटिव एंटी एगोनिस्ट डोज रेस्पॉन्स कर्व में क्या परिवर्तन लाते हैं, यानी कि कंपटीशन कर रहा है किसके साथ, एंटी एगोनिस्ट की तरह, एंटागोनिस्ट की तरह। एंटागोनिस्ट का कल भी मैंने बताया था, वो जो खुद का कोई रेस्पॉन्स नहीं होता बट दूसरे को काम नहीं करने देंगे। ठीक है, ये वही आपके दोस्त हैं जो खुद को तैयारी नहीं करनी है एग्ज़ाम की, बट वो आपको भी तैयारी नहीं करने देगा स्टूडेंट्स, वही क्या होते हैं, आपके एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव आते हैं। कॉम्पिटिटिव वो क्या, जो सेम रिसेप्टर पे बैठ के आपका दोस्त है, वो आपकी ही कुर्सी पे बैठ के आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, वो हो गया आपका कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ठीक है, और आपसे दूर बैठ के अगर आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, वो हो गया कॉम्पिटिटिव, मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हो गया। ठीक है, जो आपके इफेक्ट को इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि आपसे 4 क्वेश्चन और पूछे, भाई ये इसका ये है, ये मुझे डाउट आया था, इसका ये है, तो उस तरह का अगर कोई दोस्त है तो वो आपका हो गया एगोनिस्ट। ठीक है, एक वो दोस्त जो आपके फालतू के मतलब आपसे काम की बातें भी नहीं करेगा, आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, वो हो गया आपका पार्शियल एगोनिस्ट स्टूडेंट। ठीक है, एक इनवर्स एगोनिस्ट जो आपसे हमेशा नेगेटिव बात करे, उसी को क्या बोले जाएंगे, इनवर्स एगोनिस्ट, यानी कि आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे बट आपको नेगेटिव की तरफ ले गया, वो क्या हो गया आपका इनवर्स एगोनिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब आपको टर्म्स याद रखनी है, कुछ भी पूछे आपको याद रखना। जब आपकी धीरे धीरे कोलॉजी चलेगी तो मैं आपको हर चीज़ का एग्जाम्पल के साथ बताता हुआ चलता चलूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, विच रिसेप्टर्स पोजेज इंट्रेंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। किस रिसेप्टर में इंट्रेंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन दिया था, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ने जवाब दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए। मैंने कल भी पूछा था इंसुलिन कैसे काम करता है, तो बहुत स्टूडेंट्स ने अच्छा जवाब दिया है कि टायरोसिन प्रोटीन काइनेज एक्टिवेटिंग, जो भी आप बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स। मैंने प्रोडक्ट्स का पूछा था, अच्छे जवाब दिया। इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए। आप आज से आपके लिए एक और टास्क है, जैसे मैं 25 क्वेश्चन लेके आता हूँ, ठीक है, आप अपनी रफ़ नोटबुक रख लीजिए। रफ़ नोटबुक रखेंगे, उसमें आप उसमें डालते जाइए, मतलब जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन उसका आपको आंसर देखना है। ठीक है, अगर वीडियो तेज़ है तो थोड़ा स्टॉप करके उसका पहले आपको आंसर देखना है, अपनी नोटबुक में लिख लेना है। फिर जब मैं आपको आंसर बताता हूँ तो आपको उसको टिक लगा लेना है कि कितने मैंने ठीक किए, कितने मैंने गलत किए, और वो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे 25 में से आपने कितने ठीक किए हैं। हर स्टूडेंट जो वीडियो देखेगा कंप्लीट, वो मुझे स्टूडेंट्स लास्ट में रेस्पॉन्स देगा कि सर मैंने इतने वीडियो देखे, मैंने वीडियो देखा, मुझे 25 में से इतने क्वेश्चंस मैंने ठीक किए हैं। ठीक है, जिससे मुझे पता लगा रहे कि स्टूडेंट्स कैसी लेवल की तैयारी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्योंकि मैं आपसे लाइव क्लासेज में मुलाकात नहीं हो पा रही कि मैं आपके कमेंट पढ़ूं, बट मैं अपनी तरफ से 100% अपना दे रहा हूं। आप मुझे अपना 100% दीजिए, दोनों का मिलके मुझे लग रहा है सिनर्जीज़ एक्शन हो जाएगा आपका ना, 1 और 1 11 वाला। ठीक है, तो अपन 11 की तरह काम करेंगे, ना कि 2 लोगों की तरह, एक आप और एक मैं, ऐसा नहीं है। हम 11 लोगों की तरह काम करेंगे, जो मैंने कल भी बताया सिनर्जीज़ इफेक्ट, बहुत बार पूछा हुआ इफेक्ट है। अब से हम जो भी एग्जाम्पल दिया करेंगे वो कोलोजी के हिसाब से एग्जाम्पल, आपस में आप दोस्तों में जो भी तैयारी कर रहे हैं, एक साथ रहते हैं, तो आपस में इसी तरह से बात कीजिए। सिनर्जिज्म इफेक्ट से कर रहा है तो मेरा एगोनिस्ट की तरह काम कर रहा है, एंटागोनिस्ट की तरह काम कर रहा है, इन्वर्स एगोनिस्ट की तरह, तभी ये याद रहेंगे। क्योंकि कोलोजी आपका एक मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कोलोजी। मुझे कोलोजी पूरी रात दिन में पढ़ा सकता हूँ। कोलोजी मेरा सबसे इंटरेस्टिंग, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। ठीक है, नई चीज़ें सीखने को मैं हर बार पढ़ता हूँ, हर बार उसी बुक को मान लीजिए मैंने 10 बार पढ़ा है, तो हर बार 10 बार अलग अलग चीज़ें मिलती हैं मुझे उसमें। पहली बार वो क्या पता छूट गई होगी, दिमाग में नहीं बैठी होगी, दोबारा ऐसे 10 बार तक अलग अलग चीज़ें मिलती, मज़ा आता जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कोलोजी आपको मज़े से पढ़नी है। कोलोजी में जितना मज़ा है इतना आपको नासोटिक्स ईजी लगेंगी, और सब्जेक्ट ये थोड़ा हार्ड लगेगा, पर मज़ा इसमें सबसे ज़्यादा आएगा। जिस दिन आपको याद हो गई, समझ आ गई, उस दिन आपसे इतना मज़ा आएगा, आप अपने आप ही पढ़ोगे, किसी को ज़बरदस्ती आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने कल भी पूछा था, इसका आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स आपके? इंसुलिन रिसेप्टर्स में क्या होता है आपका, इंट्रेंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी शो करते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने जवाब दिया था, उनको बहुत बढ़िया। थेराप्यूटिक इंडेक्स इज़ एन इंडिकेटर ऑफ, थेराप्यूटिक इंडेक्स किसका संकेतक है? ड्रग सेफ्टी, ड्रग पोटेंसी, ड्रग एफिकेसी, ड्रग बायोबिलिटी। तो स्टूडेंट्स ये आपका ड्रग सेफ्टी का एग्जांपल होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स। जब भी मैंने आपको बताया था तो TI, जब मैंने इसका फॉर्मूला बताया, ये क्या होता है, ये क्वेश्चंस, ये सेफ्टी वाला क्वेश्चंस, ये बहुत एग्जाम्स में जितने भी बता रहा हूँ, पहले स्टूडेंट्स बार बार मुझे ये बात ना बोलनी पड़े, एक भी क्वेश्चन आपको मिस करके नहीं जाना है। आप जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन से मिस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये क्वेश्चंस वही हैं जो आएंगे या आए हुए हैं, या तो आएंगे या आने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये थेराप्यूटिक इंडेक्स। आपने कोई पेपर भी सोल्व करवा रहे हैं बहुत लोग, अनसंट जो भी पढ़ा रहे हैं, मैं उनको विरोध भी नहीं कर रहा, वो आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप अनसंट पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं। बट जो मेरे साथ लगातार जुड़ा हुआ उस स्टूडेंट को बताऊँ मैं, स्टूडेंट्स इधर उधर ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कन्फ्यूज़न बढ़ेगा आपका। कन्फ्यूज़न के अलावा आप वहाँ से कुछ नहीं लेके आएंगे, वो बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, तो आपको इधर उधर घूमने का अधिकार है। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, जब मैं तैयारी करता था उस टाइम मैंने देखे थे ये चैनल्स, उसके बाद तो नहीं देखा, बट उस टाइम वो इतना, उनकी वजह से मेरा एक एग्ज़ाम भी ख़राब गया था, तो मैं उस दिन के बाद इनके लोगों के चक्करों में नहीं आया हूँ। बाकी आपकी इच्छाएं हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं वो ध्यान से पढ़ते जाना आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 नंबर, विच वन इज़ द केमिकल एंटागोनिस्ट? निम्न में से कौन सा केमिकल एंटागोनिस्ट है? फर्स्ट आपका प्रोटाएमिन। हाँ, एक और स्टूडेंट्स आपके लिए बताऊं, मैंने एक एंटीडोट का क्लास डाली हुई है, एंटीडोट्स की। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने वो नहीं देखी है वो देख लेना। अब कोलोजी में आपके वही एंटीडोट काम आने वाले हैं। ठीक है, कोलोजी में वही आपके काम आने वाले हैं। पहले बता रहा हूँ, उस जिसने नहीं देखा है 50 क्वेश्चन से शायद उसमें, ठीक है, वो 50 के 50 एंटीडोट आपको याद होने चाहिए टिप्स पे। कभी भी आपको रात को जगा के पूछे तो आपको तुरंत जवाब दे देना है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हिपेरिन और प्रोटाएमिन। तो प्रोटाएमिन जो है वो क्या है, हिपेरिन का एंटीडोट की तरह काम करता है। किसके डोट की तरह काम करता है? एंटीडोट की तरह काम करता है। दूसरा ऑप्शन है आपका एट्रोपिन और एसिटाइल कोलिन। तो एट्रोपिन भी आपकी बॉडी में होता है ना, और एसिटाइल भी। मैंने कल भी बताया था, एड्रेनलिन के साथ भी इसी तरह से काम करता है। और आपका एट्रोपिन क्या हो गया, आपकी कोलिनर्जिक ड्रग होगी, कोलिनर्जिक। अभी आगे आएगी तब मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है, और ये आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होगी। कौन सी ड्रग होगी आपकी? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होगी। मॉर्फिन का एंटीडोट पूछे तो आप क्या बताएंगे? नैलोक्सोन। क्या बताएंगे आप? नैलोक्सोन। और एट्रोपिन और एड्रेनलिन। एड्रेनलिन आपका 3F हार्मोन होता है, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? एड्रेनलिन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें पूछा है केमिकल एंटागोनिस्ट। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट पूछता है या कुछ भी ऐसा पूछता था, हम इनका आगे जवाब देते, बट केमिकल एंटागोनिस्ट पूछा, रट लेना स्टूडेंट, इसको समझ लेना। मैंने इस एंटीडोट वाली क्लास में भी बताया हुआ है। इस क्लास को जिसने अभी तक नहीं देखा वो कंप्लीट करके देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कहीं ना कहीं। एंटीडोट की क्लास है, पूरे इसमें मैंने एंटीडोट बताए जो आपके फार्माकोलॉजी में है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका केमिकल एंटागोनिस्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रोटामीन सल्फेट भी लिखा हुआ होता कई जगह ना, प्रोटामीन सल्फेट प्लस हिपेरिन। ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं। नेक्स्ट आपका 58 नंबर, फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल इज मेनली कंसर्न विद। फेज़ 4 क्लिनिकल ट्रायल का मुख्यतः किससे संबंधित है? बार बार ये क्वेश्चंस मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके ड्रग इंस्पेक्टर में एक बार अभी जो लास्ट 23 में हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है क्लिनिकल ट्रायल से। और जो भी एग्जाम होते हैं ना, क्लिनिकल ट्रायल के बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, पहले बता रहा हूँ मैं, क्लिनिकल ट्रायल के बहुत क्वेश्चन आते हैं। फेज़ फर्स्ट के बारे में मैंने बताया, इसमें हेल्दी वॉलंटियर लिए जाते हैं। ठीक है, हेल्दी वॉलंटियर इसमें लिए जाते हैं। उसके बाद फेज़ सेकंड में भी आपके जो पहली बार किस पे करके देखा जाता है, जो पेशेंट है, रियल पेशेंट है ना, हेल्दी वॉलंटियर इसमें होते हैं, रियल पेशेंट्स इसमें, बट इसमें कम अमाउंट में होते हैं, लेस अमाउंट में होते हैं, 50-100 आदमी लिए जाते हैं। थर्ड में क्या करा जाता है? बल्क में पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करके देखा जाता है, बल्क में। ठीक है, और फोर्थ क्या बताया था आपको? फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस यानी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस करके देखा जाता है क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, यानी कि हर एक मेडिकल जो फार्माकोविजिलेंस टीम होती है उस ड्रग की, वो वहाँ से मैसेज इकट्ठा करती है कि भाई पेशेंट में क्या इफेक्ट है। पेशेंट, क्योंकि पेशेंट उसको बताएगा, अपने डॉक्टर को बताएगा या तो ये अपने फार्मासिस्ट को बताएगा कि सर मुझे ये दवा खाने से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। उसी को क्या बोला जाता है? फार्माकोविजिलेंस या पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। उसी को क्या बोलते हैं? पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है तो ट्रिक बताता हूं आपको। पहले क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, आपको आंसर आ गया, जैसे फेज़ 4 पढ़ा, आपको दिमाग में आ गया कि फार्माकोविजिलेंस या पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। ऑप्शन में देखा, आपको टिक कर देना है, जैसे इसमें ऑप्शन मिला ये टिक कर दिया मैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। बट जिन स्टूडेंट्स को तैयारी को बहुत अच्छा करना है उनके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखना, फिर जैसे ये तो आपको पता चल गया, ये तो आपको एग्जाम के बेस से हो गया। हेल्दी वॉलंटियर, अब आपको सोचना हेल्दी वॉलंटियर कहाँ होते हैं? क्लिनिकल ट्रायल फेज़ फर्स्ट में होते हैं। डोज डिटर्मिनेशन, कहाँ डोज डिटरमाइन करी जाती है कि कितनी देनी है उसको, कितनी नहीं देनी। ठीक है ना, ये आपका जब एनिमल टेस्टिंग होती है वहाँ पे भी पता चलता है। एनिमल स्टडीज़, ये जो क्लिनिकल ट्रायल है, इससे पहले जब आप अप्रूवल लेते हैं गवर्नमेंट से, उससे पहले कौन सी स्टडी की जाती है? आपकी एनिमल्स की स्टडी की जाती है। क्या की जाती है वहाँ? एनिमल स्टडी। वहीं पे आपका डोज डिटर्मिनेशन भी करके देखा जाता है कि कितनी डोज उसके लिए सूटेबल रहेगी। बाकी कंफर्म बाद में आपको जब हेल्दी वॉलंटियर्स वगैरह करते हैं तब करते हैं, बट उस टाइम आपका ये करके देखा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ते हुए जाना है। आपको नौकरी के पीछे नहीं भागना, नौकरी आपके पीछे अपने आप आ जाएगी अगर आपकी तैयारी उस लेवल की हो जाएगी। उस दिन आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा यार मेरी नौकरी क्यों नहीं लगी। उस लायक आप जिस दिन हो जाओगे, नौकरी अपने आप आपके पास आएगी, ना कि आपको उसके लिए जाना पड़ेगा। बट फॉर्म भरना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट फॉर्म ही नहीं भरते हैं, तो फिर तो मुश्किल है। फॉर्म भर के और फिर आपको तैयारी करते हुए रहना है। विच एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज प्रिडिक्टेबल एंड डोज डिपेंडेंट? कौन सा एडवर्स ड्रग रिएक्शन पुनर्व्यूमन एवं डोज डिपेंडेंट होता है? बताइए इसको स्टूडेंट आंसर। आप पे छोड़ता हूँ मैं, आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, बताइए। ठीक है, तो आपका टाइप ए में किस प्रकार के आते हैं? चलो ये मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। ठीक है, चारों के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपके लिए छोड़ता हूँ मैं क्वेश्चन, है ना। कभी ये सोचो कि सर ने भी छोड़ दिया, हम भी छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है भाई, इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है, अपने को सब करते हुए। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे टी हाफ के बारे में, तो ठीक है, टी हाफ के बारे में क्वेश्चन पूछा था, उसका कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छा जवाब दिया है। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के होते 0.693/K। के होता है आपका कांस्टेंट, के होता है आपका कांस्टेंट होता है। तो टी हाफ क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की
कांस्टेंट होती है। उसी हिसाब से टी हाफ किसकी बात पूछी थी मैंने, दूसरी जीरो ऑर्डर काइनेटिक की, तो उसकी मैं बताऊँ आपको 0.5 सी अपॉन के नॉट, ठीक है, सी नॉट अपॉन के नॉट। ये किस पे डिपेंड करती है, आपकी कंसंट्रेशन पे। ये तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो टी हाफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक की उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, बट जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होती है उनकी टी हाफ क्या होती है, हमेशा सेम होती है, यानी कांस्टेंट होती है। याद रख लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छा जवाब दिया स्टूडेंट्स। आप बस जल्द ही अपनी मुलाकात होने का समय आ रहा है, जो लोग इस इतने अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। जल्द ही हम मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब अगला। इसका आंसर मुझे आप लोग ही बताओगे। चलो मैं आंसर बता देता हूँ, बाकी आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में समझाएंगे। एडवर्स रिएक्शन आते हैं टाइप ए, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको ये समझा दूंगा, ठीक है। इस क्लास में मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। विच फैक्टर इज लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट ओरल ड्रग एब्जॉर्प्शन। निम्न में से कौन सा ओरल ड्रग एब्जॉर्प्शन को सबसे कम प्रभावित करता है? गैस्ट्रिक पीएच, गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, पेशेंट ब्लड ग्रुप, इंटेस्टाइनल सरफेस। इंटेस्टाइनल सरफेस, ठीक है, ये तरह से आपके आ गया। तो कौन सा नहीं करेगा ये पूछा हुआ है। गैस्ट्रिक पीएच डिपेंड करता है, डिपेंड करने वाला आता तो गैस्ट्रिक पीएच डिपेंड करता है। गैस्ट्रिक एम्पटी टाइम भी डिपेंड करता है हर ड्रग का, कि अगर खाली पेट आप ले रहे हैं तो कितनी देर में डिजोल्व हो रही है, आप खाना खाने के बाद ले रहे हैं, तो हर ड्रग का अपना अलग अलग होता है। पेशेंट ब्लड ग्रुप नहीं, इस पर आपका डिपेंड नहीं करता। डॉक्टर कभी पूछता है तेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, तुझे दवाई देने से पहले नहीं पूछता, क्योंकि हर ड्रग ब्लड ग्रुप पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है आपकी, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा और किस किस पे डिपेंड करती है आपकी सरफेस एरिया हुए, डिजोल्यूशन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। एक उस एरिया की जहाँ पे ड्रग आपकी एब्जॉर्ब हो रही है उसके अंदर ब्लड सप्लाई भी देखती है, ठीक है। उसमें ब्लड सप्लाई देखी जाएगी, कहाँ पे कितनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। यहाँ पे सीधा इसने नाम दे दिया ओरल ड्रग के लिए, तो ओरल ड्रग में आपका स्टोमक के अंदर जाएगी, तो स्टोमक में आपकी ब्लड सप्लाई है अच्छी खासी, ठीक है ना। स्टोमक में आपकी अच्छी खासी ब्लड सप्लाई है, तो वहाँ पे भी ये फैक्टर, तो जहाँ जिस भी ऑर्गन, अगर और ऑर्गन की भी बात होती तो हम ब्लड सप्लाई को भी इसमें ऐड कर सकते थे स्टूडेंट्स, ठीक है। सिंपल सा आपको बढ़िया तरीके से, बट पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका आंसर कर दीजिएगा आप आंसर नंबर सी, पेशेंट्स ब्लड ग्रुप। अगला है 761। सीलिंग इफेक्ट इज कॉमनली सीन विद। सीलिंग इफेक्ट सामान्यतः किस में देखा जाता है? फर्स्ट है पार्शियल एगोनिस्ट में, सेकंड है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, थर्ड है एंजाइम इनहिबिटर, फोर्थ है फुल एगोनिस्ट ओनली। तो सीलिंग इफेक्ट आपका कहाँ देखा जाता है? सीलिंग इफेक्ट देखा जाता है आपका पार्शियल एगोनिस्ट में। किसमें देखा जाता है आपका स्टूडेंट्स? पार्शियल एगोनिस्ट में आपका सीलिंग इफेक्ट देखा जाता है। बाकी के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ, अब आपको बार बार नहीं बताऊँगा ना, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, मेरा भी होता है, दोनों का होता है, ऐसा हम नहीं करेंगे। आपके लिए समय बहुत कीमती है, ठीक है। 62। विच ड्रग हैज़ ए नैरो थेरापेटिक इंडेक्स। निम्न में से कौन सी दवा का नैरो थेरापेटिक इंडेक्स है? कल भी मैंने बताया स्टूडेंट, नैरो थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, कि वह इफेक्ट, नैरो थेरापेटिक इंडेक्स का मतलब क्या हो गया कि ये आपका, मान लीजिए ये रेंज है किसी ड्रग की, ये उसकी रेंज हो गई, यहाँ से आपने ड्रग लेना शुरू करा, यहाँ तक गई, इसके बाद ये इफेक्ट शो करेगी जब इसके अंदर जाना, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, ठीक है। इस तरह से इंडेक्स होता है आपका, मिनिमम इफेक्टिव और मैक्सिमम सेफ के बीच में। इसके बीच में अगर आपका आता है, इसके बीच में आपका क्या आता है, अगर ग्राफ बनता है, ठीक है, ये आपका टाइम हो गया इधर, है ना, ये टाइम हो गया और इधर आपकी कंसंट्रेशन होगी। कुछ लोग बोलेंगे सर ने पूरा ग्राफ नहीं बताया, लो भाई पूरा लो तुम, ये 0 मान लो, बस पूरा ग्राफ हो गया है। तो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बीच में जो रेंज है आपकी, उसी को बोला जाता है थेरापेटिक इंडेक्स, ठीक है। जब मैंने आपको ये भी बताया था, तो ये हो गया आपका, तो ये जो थेरापेटिक इंडेक्स हो गया। अब बात आती नैरो। नैरो का मतलब ये एक पतला सा है, यानी कि अगर आप एक फिक्स डोज, मान लीजिए 80 mg पे वो ड्रग आपको इफेक्ट शो कर रही है, तो ब्लड सीरम कंसंट्रेशन में 80 mg से, और मान लीजिए 100 mg की आपकी रेंज है, तो उसके बीच में आपकी ड्रग होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गई तो आप में टॉक्सिक इफेक्ट, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन है ना, और ये मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। तो अगर इससे ज़्यादा चली गई, 101 भी हो गई या 110 मान लीजिए हो गई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लग जाएगी वो ड्रग, ठीक है। कम हो गया तो इफेक्ट शो नहीं करेगी। तो इसलिए कौन सी ऐसी ड्रग है जिसमें ये सब देखा जाता है? तो आपकी डिजॉक्सिन जो ड्रग है, कौन सी ड्रग? डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन जो ड्रग है उसमें क्या आता है आपका, ये कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका डिजॉक्सिन का। अब एक ऑप्शन आता है आपका पैरासीटामोल। पैरासीटामोल दिया है, तो पैरासीटामोल का एक बार नाम पूछा हुआ एक एग्जाम में, इसको क्या बोला जाता है? एसिटोएमिनोफेन,
ठीक है, कहाँ देखा होगा आपने, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जो लोग मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं या अच्छी जिनकी नॉलेज है, तो उनको मैं बता दूँ कि एसिटोएमिनोफेन जब ट्रामाडोल के साथ आपने देखी होगी, ट्रामाडोल के साथ, है ना, कॉम्बिनेशन, तो उसमें एसिटोएमिनोफेन ही लिखा हुआ आता है। जैसे ट्रामाडोल 161 आ गया, ये 28 ऐसा कुछ आता है। इस तरह से जो भी कंसंट्रेशन होती है वो इस तरह से आपकी दी जाती है। ट्रामाडोल के साथ हमेशा एसिटोएमिनोफेन लिखा, पैरासीटामोल भी लिख सकते हैं, सेम चीज़ है। अब मुझे आप बताएंगे पैरासीटामोल के साथ साइड इफ़ेक्ट क्या है। ये तो एक आपका कमेंट सेक्शन का काम हो गया, साइड इफ़ेक्ट ऑफ पैरासीटामोल। ठीक है, सिट्राजिन के बारे में, सिट्राजिन की क्लास मैंने पूरी ली हुई स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में मतलब आप देख सकते हैं पुरानी वीडियोस में जाके, जो आपके एनएस नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं उसकी पूरी क्लास ली हुई है, थ्योरी क्लास। जिन स्टूडेंट्स को अगर वो समझ नहीं आया, NSAID सबसे इंपॉर्टेंट होता है बहुत, इसलिए मैंने उस पर वीडियो बनाया था, समझने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, कुछ मैंने 5-6 थ्योरी लेक्चर डाले हुए हैं, आप उनको देखिए, अगर उनमें इंटरेस्ट आता है तो फिर मैं और थ्योरी लेक्चर डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगला है आपका 63 नंबर, फार्माकोजीनोमिक्स मेनली स्टडीज़। फार्माकोजीनोमिक्स मुख्यतः किसका अध्ययन करती है? ड्रग का फॉर्मेशन का, ड्रग फॉर्मेशन, फार्माकास्यूटिक्स, ड्रग स्टोरेज, स्टोरेज किस में आ गया आपका? ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट में ना। ड्रग प्राइजिंग, ये तो प्राइजिंग बोर्ड का हो गया, 1995 में आया था। उसके बाद 2013 में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO। ठीक है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, DPCO, अभी जूरी से आएगी तब बताऊंगा। 2013 में आया है, उससे पहले 1995 में आया था। तो इसमें आ जाएगा जीनोम वाइड जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन द ड्रग रेस्पॉन्स। ठीक है, अब ये मत बोलना सर ये मैंने तुक्के में ठीक कर दिया था ना भाई, ये दिमाग लगा के करना। आपको क्वेश्चन घुमा भी सकता था पर मैंने अभी नहीं घुमाया, थोड़ा सा जब हार्ड करूँगा तब उस टाइम घुमाऊँगा। हार्ड तो आते नहीं है, बट क्यों परेशान करना आपको भी। ये मैक्सिमम, ये मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, ये कौन सी कंसंट्रेशन होगी आपके क्वेश्चंस की? मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन पे चला हुआ। इससे ऊपर जाते टॉक्सिक इफेक्ट आने लग जाएंगे आप में, आपके क्वेश्चंस गलत होने लगेंगे, कॉन्फिडेंस डाउन होने लगेगा। बट आपको ड्रग कहाँ, आपके क्वेश्चंस कहाँ आते हैं? मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन तक ही क्वेश्चन आते हैं, बट आपको कहाँ करवाई जा रही है? मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन पे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इससे ऊपर जाते हैं आपको टॉक्सिक इफेक्ट। इससे ऊपर जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जो फालतू के क्वेश्चंस लगाते हैं, है ना, तो वो क्वेश्चन जो लगा रहे हैं वो आप टॉक्सिक इफेक्ट शो करने के लक्षण दिखा रहे हैं आप अपने अंदर। अगला क्वेश्चन है, ए ड्रग दैट हैज़ एफिनिटी बट नो इंट्रेंसिक एक्टिविटी इज कॉल्ड। वह दवा जिसमें एफिनिटी हो लेकिन इंट्रेंसिक एक्टिविटी ना हो उसे क्या कहते हैं? एफिनिटी हो बट क्या ना हो, इंट्रेंसिक एक्टिविटी ना हो, उस ड्रग को क्या बोलेंगे? बताइए स्टूडेंट्स, आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, थोड़ी देर में बताता हूँ आंसर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका फुल एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट का मतलब एफिनिटी तो बाइंड तो होगी ड्रग, बट उसने अपना एक्शन भी शो कर दिया ना, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा पार्शियल एगोनिस्ट, ड्रग बाइंड भी हुई बट अपना कम इफेक्ट तो फिर भी दे ही रही है, एंटा एगोनिस्ट। ठीक है, अगला है इनवर्स एगोनिस्ट, यानी कि ये बाइंड भी हुई बट उल्टा इफेक्ट दे रही। इफेक्ट तो ये भी दे रही है ना, इफेक्ट तो ये भी दे रही है, इफेक्ट ये भी दे रही, कम दे रही है भले, ये भी दे रही है इफेक्ट, फुल दे रही है अपना। ये क्या होते हैं, इनका खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता। एफिनिटी होती है, यानी वहाँ उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड तो हो जाएगा, बट कोई इंट्रेंसिक एक्टिविटी नहीं रखते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, कोई इंट्रेंसिक या कोई काम के नहीं होते, बस बाइंड होके बैठ के उस जगह को रोक लिया इन्होंने, उस ड्रग के जो काम वहाँ पे हो रहा था उस काम को रोक के बैठ गए। इनकी कोई इंट्रेंसिक एक्टिविटी नहीं है। तो आपका ऐसा दोस्त हो तो उसको आज से जाके क्या बोलना है कि भाई तेरी एफिनिटी तो है, तू मेरे साथ आता तो है, बट तेरी कोई इंट्रेंसिक एक्टिविटी नहीं है। इससे आपको ये क्वेश्चन याद रहेंगे। कोलॉजी स्टूडेंट्स, आपको इसी तरीके से कोलॉजी की भाषा में ही याद करते हुए चलना है। ठीक है, मैं आगे पूछूंगा अभी, तब गलत किसी ने बताया तो फिर देखना। विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर द ड्रग डेस्ट्रॉयड इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो दवाएं GIT में नष्ट हो जाती हैं उनके लिए कौन सा मार्ग सबसे उपयुक्त होता है? यानी कि जो आपके GIT रूट से आप नहीं दे सकते, ओरल रूट, यानी कि ओरल रूट में तो नष्ट हो जा रही है तो आप ये नहीं दे सकते। इंट्रावीनस, सबलिंगुअल, इंट्रामस्कुलर, तो आपके जो GIT में नष्ट हो जा रही है तो वहाँ कौन सी दवा देंगे आप, किस रूट से देंगे आप उसको? फिर इंट्रावीनस रूट से उसको देंगे उस पेशेंट को। कौन से रूट से देंगे? इंट्रावीनस रूट से। ठीक है, वही रूट आपके लिए सबसे सूटेबल रहेगी, IV रूट। ऑनसेट ऑफ एक्शन पहले मैंने बताया है, ठीक है, उसका सब बताया हुआ है IV का। अगला है द टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव द स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन ड्यूरिंग कंटिन्यू डोजिंग डिपेंडेंट मेनली। कंटिन्यू डोजिंग के दौरान स्टेडी स्टेट प्राप्त होने का समय मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? आपकी बायोअवेलेबिलिटी पर, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, एलिमिनेशन हाफ लाइफ पे, या प्रोटीन बाइंडिंग पे? बताइए स्टूडेंट्स, लिख लीजिए आंसर जो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है आपका? ये आपका डिपेंड करता है T हाफ पर, है ना। किसकी T है? एलिमिनेशन हाफ लाइफ पर डिपेंड करता है आपका कि वो कितनी कंसंट्रेशन, यानी कि किस स्टडी स्टेट पे आपका रहेगा।
यानी कि एग्जांपल के तौर पे हम देखें, जो मैंने अभी आपको बताया था प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम का जो ग्राफ बना के बताया था नैरो थेरेपेटिक रेंज का, उसमें ही आप ले लीजिए स्टडी स्टेट का मतलब वो स्टेट जहाँ पे आपकी ड्रग इफेक्ट शो कर पा रही है ना, उसको वहाँ मेंटेन रखने के लिए आपको क्या रखना है, इतना ही डोज देना जितना आपका एलिमिनेट होता हुआ जा रहा है। कहाँ से? किडनी वगैरह से, जहाँ से भी एलिमिनेट हो रहा है वो, तो उसकी हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है। हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करती है आपकी, मैंने पहले ही बताया, आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक में आपकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में आपकी कांस्टेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ टी आपका, मैंने ऊपर फॉर्मूला बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट पैसिव ड्रग एब्जॉर्प्शन। अधिकांश दवाओं का पैसिव एब्जॉर्प्शन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन या पिनोसाइटोसिस। ठीक है, बताइए आंसर। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वह ट्रांसपोर्ट है आपका जो आपको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ये याद रखना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे आता है, ये ज्ञान मत दीजिए ना। ज्ञान की बात नहीं भाई, ये बात वो है आपका रिवीजन हो जाएगा, जिन स्टूडेंट्स को आता है और जिनको नहीं आता उनको आ जाएगा। ठीक है, ये सब के लिए है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी ड्रग या कंटेंट या कोई भी आपका मिनरल्स उसको भेजा जाता है। इसमें क्या रिक्वायर्ड होती है, आपको एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसकी रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये याद रखना, 3 चीज़ हो गई। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि एनर्जी रिक्वायर्ड ट्रांसपोर्ट कौन सा, तो आप बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किधर से किधर बेहतर? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की बेहतर है। एग्जाम्पल अगर मैं इसका बताऊँ आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल ग्लूकोज, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, है ना, पोटेशियम हो गया आपका, कैल्शियम, उसके अलावा आपका क्लोरीन। ठीक है, ये आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के एग्जांपल होते हैं। कुछ ड्रग्स भी आती हैं, बाकी ये मिनरल्स और ये आपका ग्लूकोज याद रख लेना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही ये आपके लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। दूसरा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, इसमें एक क्या कोई रिसेप्टर टाइप का होगा ना, कोई भी रिसेप्टर होगा, उसके ऊपर आपके ड्रग या कम मिनरल बाइंड होगा और अंदर की तरफ चला जाएगा। उसको बोलते हैं फैसिलिटी मिल गई एक तरह से, यानी कि ये कोई रिसेप्टर की फैसिलिटी मिली, ड्रग वहाँ बैठी और दूसरी तरफ चली गई, उसी को बोला जाता है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। इसमें आपके एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगला है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में इसका आंसर भी हो जाएगा सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि मोस्टली ड्रग आपके सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही चलती हैं। ठीक है, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है, ये एक्टिव हो गया, ये आपका पैसिव हो गया। इसमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, पहला याद रखना। दूसरा क्या होता है, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसी को बोला जाएगा आपका सिंपल डिफ्यूजन। जैसे हम मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आपकी ड्रग सबसे पहले कहाँ एब्जॉर्ब होगी? सबसे पहले आपकी ड्रग आपने मान लीजिए ओरल रूट से ली है, तो स्टोमक में जाएगी, डिजोल्व होगी। डिजोल्व होने के बाद वहाँ स्टोमक के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ी, बट आपकी जो बाहर की तरफ ब्लड सप्लाई थी उसमें कंसंट्रेशन नहीं थी, तो ड्रग कहाँ गई है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ब्लड की तरफ चली गई। किस रूट से जाएगी? आपका सिंपल डिफ्यूजन, आपको याद रखना है। अगला आपका पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस वह है जिसमें आपकी ड्रग लिक्विड फॉर्म में हो, जो भी जिसको भी आप ट्रांसपोर्ट करें वो लिक्विड फॉर्म में हो। इसको ड्रग क्या करेगी? इंगल्फ करेगी, अपने अंदर निगलेगी और दूसरी तरफ छोड़ देगी। किन के लिए होता है ये? उन ड्रग्स या कंपाउंड्स के लिए होता है जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जिनका ज़्यादा होता है उनके लिए, जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा उनके लिए आपका पिनोसाइटोसिस होगा। एक होता है आपका फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इसमें क्या होता है, आपकी सॉलिड जो ड्रग्स होती हैं, जो सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं, उनको सेल इंगल्फ करती है और दूसरी तरफ छोड़ देती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही वो पकड़ती है, उसको अंदर की तरफ खींचती है और दूसरी तरफ छोड़ देती है, उसको इंगल्फ बोला जाता है। ठीक है, तो पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस बहुत बार पूछा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ये कम से कम भी 10 बार पूछ चुके हैं कि अधिकांश दवाओं का पैसिव एब्जॉर्प्शन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो आप बताएंगे सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। बाकी मैंने सारे डिफ्यूजन्स आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिक्रीज द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यूज। निम्न में से कौन सा कारक ऊतकों में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को कम करता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, दूसरा है लो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, तीसरा है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, चौथा है आपका इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन्स। बताइए स्टूडेंट्स, बाकी मैं फिर आपको ऑप्शंस के साथ मैं समझाता हूँ। आपका आंसर लगा लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझा दूँगा सारा। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी। हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वह ड्रग जो लिपिड में सॉल्युबल हो, यानी कि इस ड्रग का क्या होता है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आसानी से अंदर की तरफ चली जाती है। ठीक है, हाई लिपिड का मतलब यही हो गया कि वो ड्रग आसानी से सेल के अंदर चली जाएगी।
लिपिड सोल्युबिलिटी का मतलब ये होता है। दूसरा है लो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन था जहाँ पे ड्रग बैठ के जा रही थी, जैसे एल्ब्यूमिन एसिडिक ड्रग थी कोई, तो किस पे बैठेगी, एल्ब्यूमिन पे। तो एल्ब्यूमिन के ऊपर अगर कोई ड्रग टाइटली बाइंड हो गई ना, क्या बताया मैंने, इसमें है लो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, यानी कि इस पर कम ड्रग बाइंड हो रही है। यानी कि यहाँ से मान लीजिए ये आपका ब्लड था, ये आपका कहाँ के स्टोमक की बात कर रहा हूँ, यहाँ स्टोमक के पास की बात है, ये आपकी टारगेट साइट है, ठीक है। यहाँ पे इसको जाना था तो ये किसके थ्रू जाएगी, ये आपके रिसेप्टर्स के थ्रू जाएगी, यानी कि जो आपका फैक्टर था जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, यहाँ पे बैठ के जाएगी। अगर लो बाइंडिंग है तो ये जल्दी से उतर जाएगी, टारगेट साइट के पास जाके उतर जाएगी। बट जिसकी हाई प्लाज्मा कंसनट्रेशन बाइंडिंग होगी, वो ड्रग इसके साथ बाइंड होगी, मान लीजिए परमानेंट बाइंड हो गई, अब वो ना उतर रही है, टारगेट साइट पे भी नहीं जा रही है, तो इस तरह से ड्रग होती है। अगर इसका एग्जांपल मैं बताऊं हाई का, तो वारफरीन सुना होगा आपने, वारफरीन ड्रग 99% प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाती है और 1% ड्रग ही एक्टिव फॉर्म में बचती है आपकी बॉडी के अंदर। आपने 100 mg ली, मान लीजिए वारफरीन, ठीक है, 100 mg आपने ली और उसमें से कितना mg काम आ रही है आपके, 1 mg, 99 mg तो आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स के ऊपर बाइंड होकर घूम रही है, ठीक है। ये बात होती है आपको हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। तो आपके टिश्यूज़ में कौन सी ड्रग नहीं जाने देगी, आपके सी, क्योंकि वो तो ब्लड के अंदर ही घुमा रही है उसको, ठीक है, वो तो उसको ब्लड के अंदर ही घुमाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है आपका, तो इस तरह से मैंने आपको कितना क्वेश्चन बताया, इसमें अगला ऑप्शन भी समझा देता हूँ। इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन्स। परफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कितनी है, याद रखना, जहाँ भी परफ्यूजन की बात आएगी आप करेंगे ब्लड सप्लाई, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है इस ऑप्शन में कि अगर उस टिश्यू की ब्लड सप्लाई ज़्यादा हुई तो ना, उससे कोई डिपेंड नहीं करता, आपकी ड्रग पहले पहुँचनी चाहिए। ब्लड सप्लाई तो होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी उतना ज़्यादा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी रहेगी। बट अगर आपकी ड्रग उतर ही नहीं रही, रिसेप्टर पे ही बैठी घूम रही है, ठीक है, तो आप कैसे पहुंचाओगे उसको टारगेट साइट तक। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका एग्जांपल मैंने बताया आपको, वारफरीन एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है। वारफरीन के बारे में बताऊँ, एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है, 99% बाइंड होती है, 1% ड्रग आपकी एक्टिव फॉर्म में, बहुत बार पूछा हुआ भी है। नेक्स्ट है आपका 679, एंजाइम इंडक्शंस जनरली रिजल्ट्स इन। एंजाइम इंडक्शन का सामान्यतः परिणाम क्या होता है, तो एंजाइम इंडक्शन का परिणाम फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, दूसरा है इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म, थर्ड है रिड्यूस द हिपेटिक एंजाइम एक्टिविटी, चौथा है इंक्रीज बायोबिलिटी। बताइए स्टूडेंट्स। ओके, पता लगा लिया होगा। तो इसमें ऑप्शन होगा इंक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो आपके एंजाइम्स होते हैं, मैंने पहले भी बताया था, कौन सा एंजाइम, साइटोक्रोम P450, है ना, साइटोक्रोम P450 जो एंजाइम है, वो आपके एंजाइम आपके स्टोमक के अंदर इसमें प्रेजेंट होते हैं, लीवर के अंदर, जो मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करते हैं। इसकी क्लास भी बताई थी मैंने 3A। ये पूछे जाते हैं, पूछे जाने वाले बता रहा हूँ, फालतू मेरे पास समय नहीं है, आपके पास भी नहीं है, वही चीज़ें बता रहा हूँ जो काम की होंगी आपके, ठीक है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होती है, अगर आप एंजाइम्स का इंडक्शन कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो ड्रग का इफेक्ट कम होता चला जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ड्रग का इफेक्ट कम हो जाएगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ाओ, ड्रग का इफेक्ट कम हो जाएगा, ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम करो, ड्रग का इफेक्ट बढ़ जाएगा, यानी कि लो कंसंट्रेशन पे ही वो ड्रग ज़्यादा इफेक्ट शो करने लग जाएगी। अगर उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो गया, आपने कुछ ऐसी चीज़ें खा ली जिससे आपके लीवर का मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, तो आपको जो ड्रग आप ले रहे हैं उसका इफेक्ट कम होने लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके मैं एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर आगे जब आएंगे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स को याद होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, इंडक्शन मतलब एंजाइम इंड्यूसर और एंजाइम इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल। अगला है विच एंजाइम इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ मैनी ड्रग्स द लीवर। यकृत की अधिकांश दवाओं के उपापचयन के लिए मुख्यतः कौन सा एंजाइम आता है, ये लो वही क्वेश्चन आगे जो मैं आपको बता रहा था। ऑप्शन नंबर ए कॉक्स एंजाइम। कॉक्स एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, मैं आपको पहले बताया था, मैंने ये थ्योरी लेक्चर पूरा डाला हुआ है ना स्टूडेंट्स, NSAID वाला, वहाँ कॉक्स वगैरह के बारे में पूरा बताया हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे ये ड्रग्स आएंगी, सबसे टफ टॉपिक्स में पड़ता है वो, बार बार भूलने वाला है, इसलिए मैंने उसका थ्योरी लेक्चर डाला हुआ है। माओ एंजाइम, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज, ये भी मैं आपको बताऊंगा माओ के बारे में। साइटोक्रोम P450 इसका आंसर हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, ये एसिटाइल कोलिन जब बनता है उसको तोड़ने में काम आता है, एसिटाइल प्लस कोलिन में, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एसिटाइल प्लस कोलिन में तोड़ने का काम करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 771, विच फेज ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म मेनली इंक्लूड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। ड्रग मेटाबॉलिज्म का कौन सा मुख्यतः फेज है जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस होता है। दो और भी बताए थे इसके साथ, साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन। फेज फर्स्ट होता है वो आपका, क्या बोलते हैं उसको, फेज
फर्स्ट बोला जाता है। फेज सेकंड में कौन कौन से बताए थे आपको, जिनके आगे भी कॉन्जुगेशन मिलेगा आपको, कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन मिलेगा। कॉन्जुगेशन में क्या मिलेगा आपका, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, जो भी कॉन्जुगेशन होंगे फेज सेकंड में आ जाएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शंस, निम्न में से कौन सा फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शंस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, रिफाम्पिसिन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बाय द एंजाइम इंडक्शंस। अगला है एड्रेनालिन अपोज द स्टेमिन ऑन द डिफरेंट रिसेप्टर्स। अगला है प्रोटाएमिन न्यूट्रलाइज हिपेरिन, ठीक है। अगला है नैलोक्सिन ब्लॉक मॉर्फिन रिसेप्टर्स। तो इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंट्रैक्शन का उदाहरण है, यानी कि ड्रग कहाँ दिक्कत प्रोड्यूस करने वाली है, फार्माकोकाइनेटिक। काइनेटिक का मतलब पहली स्टूडेंट्स दिमाग वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका ड्रग इंस्पेक्टर यूपीएससी के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, बट अगर आपका जो सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बताऊं, अगर क्वेश्चन पेपर किसी अच्छे एग्जामिनर ने बनाया तो स्टूडेंट्स इस लेवल से भी, मतलब इस लेवल के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके लिए, ठीक है, याद रखना स्टूडेंट्स। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब हो गया आपका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और आपका एक्सक्रीशन। तो ऐसी कौन सा, इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आपको ऑप्शन बताना है, ऐसा कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है जो उसके या तो एब्जॉर्प्शन को वो कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, या डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब कर रहा है, या मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रहा है, या एक्सक्रीशन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसका एग्जाम्पल आपको इसमें बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स, बताइए आप मुझे। देखिए इसमें हम देखते हैं, तो इसमें इसको रोक रहा है, इसमें क्या लिखा है, एंजाइम के इंडक्शन कर रहा है, कौन कर रहा है आपका, रिफाम्पिसिन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। किसकी वजह से कर रहा है कि वो रिफाम्पिसिन ने, आपने रिफाम्पिसिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ दे दी तो वो क्या करेगी, एंजाइम को इंडक्स कर देगी, यानी कि साइटोक्रोम P450 के लेवल को बढ़ा देगी। तो आपकी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड कर रहा है। ये लो हो गया फार्माकोकाइनेटिक, सिंपल सा स्टूडेंट्स, जिसको ये पता था वो कर देगा, जिसको दिमाग नहीं लगा पाए वो रहने देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता था, बट सीधा नहीं पूछेंगे हम, वही पूछेंगे जो पेपर में पूछा जाता है बस। कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, सर क्या ये वही हैं जो पेपर में आते हैं, भाई वही हैं ये जो पेपर में आएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिन्होंने 4000 क्वेश्चंस कर लिए, 4000 क्वेश्चंस पूरे जिन्होंने लगा लिए, याद कर लिए, समझ लिए, यानी कि 4 का मतलब हो गया लगभग 15000 क्वेश्चंस। जिनको ये क्वेश्चंस आते हैं वो स्टूडेंट्स 100% पास हैं, जो भी एग्ज़ाम दे लीजिए आप, फार्मासिस्ट का है जो भी, ठीक। अगला है बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ आर मेनली कंडक्ट टू द कंपेयर। बायो इक्विवेलेंस स्टडी मुख्यतः किसकी तुलना करने के लिए की जाती हैं, ड्रग की प्राइसिंग ना, ड्रग प्राइस से कोई मतलब नहीं है। थेराप्यूटिक एफिकेसी, एफिकेसी का मतलब वो ड्रग कितना क्या इफेक्ट शो कर रही है, वो हो गया एफिकेसी। एफिनिटी क्या होती है, वो मैंने आपको बताया, वो ड्रग रिसेप्टर्स पे कितना जाके बाइंड हो रही है, वो होती है आपकी एफिनिटी। एफिकेसी, थेराप्यूटिक एफिकेसी यानी उस ड्रग का थेराप्यूटिक इफेक्ट कितना है। एंड बायो अवेलेबिलिटी, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है ऑफ 2 फॉर्मूलेशंस। ये तो ऑप्शन तो ये ठीक हो गया आपका, क्योंकि बायो इक्विवेलेंस स्टडी का मतलब क्या है कि वह ड्रग कितना इफेक्ट शो कर रही है। मान लीजिए दोनों आपने 2 फॉर्मूलेशन बनाए, दोनों 100 mg ड्रग हैं, ठीक है, वो कितना इफेक्ट शो कर रही हैं, वो उसकी बायो इक्विवेलेंस होती है। अगर सेम बराबर इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट भी बराबर शो कर रही है, आपकी बायोलिटी भी बराबर शो कर रही है, तो वो उसकी क्या होगी, एक दूसरे के बायो इक्विवेलेंट हो जाते हैं। उनको क्या बोला जाता है, बायो इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका 774, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। पहले टाइप ए पूछा था मैंने, अब आ गया टाइप बी ड्रग एडवर्स रिएक्शंस क्या होती है। तो टाइप बी सोचिए स्टूडेंट्स, बताइए, जिन्होंने तैयारी कर रखी है, जिन्होंने नहीं की वो आज तैयारी हो जाएगी उनकी, ठीक है। टाइप बी का एग्जांपल होता है आपका एनाफाइलेटिक ड्यू टू पेनिसिलिन, एनाफाइलिन ड्यू टू पेनिसिलिन। क्योंकि पेनिसिलिन ड्रग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स में एंड कुछ मतलब कुछ पेशेंट्स में एंड कुछ लोगों में एनाफाइलेटिक शॉक क्रिएट कर देती है, अचानक से उसमें रिएक्शन हो जाता है पेनिसिलिन से, ठीक है। पेनिसिलिन का सोर्स क्या होता है, पेनिसिलिन नोटाटम, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होता है, पेनिसिलिन नोटाटम से ऑब्टेन्ड होती है, एक फंगस होती है, ठीक है। और जो कॉमर्शियली सोर्स यूज़ किया जाता है पेनिसिलिन क्लिसोजिनम से यूज़ किया जाता है, ये बात बता दूं। बट पेनिसिलिन क्या करती है, कुछ लोगों में एनाफाइलेटिक शॉक प्रोड्यूस कर देती है। तो यही आपकी क्या होती है, टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ऊपर मैंने टाइप ए बताया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इज करेक्ट। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के बारे में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट एक
कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। ये बात तो मैंने ठीक बताई थी आपको। 0.693 अपॉन के, ये हो गया टी हाफ। किसका टी हाफ? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का। कौन से ऑर्डर काइनेटिक का? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का। ये हो गया टी हाफ। तो इसमें जो के है वो आपका कांस्टेंट पैरामीटर है। क्या है आपका? कांस्टेंट पैरामीटर। तो टी हाफ क्या हो गया आपका? 0.693 अपॉन के तो है ही, तो 0.693 हो गया एक तरह से। ये भी कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट। तो टी हाफ अगर पूछे तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो ये क्या बोल रहा है? कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। बात तो ठीक होगी। अगला है ए कांस्टेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ पर यूनिट टाइम। ठीक है। अब जो एलिमिनेशन की बात कर रहे थे हम, वो क्या है? जो ड्रग एलिमिनेट हो रही है वो कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है? कांस्टेंट फ्रिक्शन एलिमिनेट हो रहा है स्टूडेंट्स। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया आपके लिए ना, तो उसका याद रखना। आपका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। ओके। तो कांस्टेंट फ्रिक्शन जो है वो ड्रग का, यानी कि एक ड्रग का जो कांस्टेंट जो फ्रिक्शन है, ड्रग का फ्रिक्शन जो है, निकलने की जो दर है वो कांस्टेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रख लेना है, रट लेना है। ऑप्शन नंबर ए कंफ्यूज करने के लिए बनाया मैंने, सिर्फ आपको लगेगा हाँ कांस्टेंट अमाउंट है ड्रग का, एलिमिनेट हो जाएगा। नहीं, अमाउंट नहीं होता है। एक फ्रिक्शन जो होता है वो एक लिमिटेड अमाउंट में आपका रिलीज होता रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको 75 क्वेश्चन बताए। जिन स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करना, जो कमेंट के लिए वो लगा हो कमेंट करना। अगर अच्छा लगा है तो आपके जो साथ वाले दोस्त हैं तो उनके साथ आपको फुली एगोनिस्ट का एक्शन शो करना है। फुली एगोनिस्ट मतलब तुम भी पढ़ो मैं भी पढ़ूंगा, फिर हम आपस में कंपटीशन करेंगे। ठीक है। तो फुली एगोनिस्ट जो स्टूडेंट हैं वो इसको शेयर भी करेंगे अपने जो भी क्लास के ग्रुप हैं, आपके स्टूडेंट्स जो साथ वाले ग्रुप हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें एज ए फुली एगोनिस्ट के तौर पे उसको शेयर करेंगे। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करके अच्छे से तैयारी करेंगे। ये आपके लिए मैं बता दूं स्टूडेंट्स दोबारा से, ये आपके यूपीएससी के ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, जो आपके सीआईएसएफ का आया हुआ है उसके लिए, एम्स फार्मासिस्ट, इन सब के लिए उपयुक्त है। जिन्होंने इस बार फॉर्म नहीं भरा एम्स वगैरह का तो अगली बार के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी हर साल भर में आती है। एक और खुशखबरी की बात बताऊं, ईएसआईसी फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी आने वाली है। ईएसआईसी खुद से अपनी फार्मासिस्ट की वैकेंसी करवाएगा आपसे। और आपके रेलवे जो फार्मासिस्ट है उसकी वैकेंसी आएगी। नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन मतलब उसके लिए आपका आ चुका है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी चेंजेज हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ते रहिए, कीप वॉचिंग एंड देखते रहिए, लगे रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।